हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम हमारा नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 11th बायोलॉजी से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें हमारा पहला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको आपकी प्रिपरेशन करते हुए ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी साइंटिस्ट हो या किसी भी बॉक्स हो या कोई भी फ्लो चार्ट हो, वो आपको अच्छे से याद करना है, वो अच्छे से पढ़ना है आपको, ताकि आपका कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन आगे जाके मिस ना हो। तो हम देखेंगे, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है अल्फोंसो कॉर्टा। इन एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी किया था उन्होंने। फिर उनका अटेंशन गया मैमल्स पे। फिर उन्होंने मैमल्स की ऑडिटरी सिस्टम पे रिसर्च किया और उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर लोकेट किया जो कि हमारे कॉकलिया, ईयर में जो कॉकलिया रहता है उस पे, उसके बेसिलर मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर को लोकेट किया, जो कि क्या करता है, साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है नर्व्स इम्पल्स में, और बाद में इसका नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रखा गया। हमारा पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है वो हम लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको उसको यूटिलाइज करके जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है या फैटी एसिड्स है, इनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी उनसे गेन करता है। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उसको हम रिलीज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको रिलीज आउट करते हैं, इसको हम ब्रीदिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और उसका ही कॉमनली नेम क्या है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। अगर हम अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो हम क्लियरली फील कर सकते हैं कि हमारी चेस्ट अप एंड डाउन मूव हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भी ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अभी कि हर एक एनिमल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है। तो हम पढ़ेंगे जैसे कि आपको पता है इनवर्ट्रिब्रेट्स जो कि है, स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेटेड्स है, फ्लैटवर्म्स है, इनमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे ब्रीथ करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, हमारे ह्यूमंस में क्या है, हम लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन जो इनवर्ट्रिब्रेट्स है लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, ये इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता, तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो उनका बॉडी सरफेस है या उनकी स्किन है उसके थ्रू ही ये ब्रीदिंग करते हैं। उसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। और जो अर्थवर्म्स है, तो अर्थवर्म्स में क्यूटिकल्स रहते हैं। क्यूटिकल्स, अर्थवर्म से क्या रहते हैं, क्यूटिकल्स रहते हैं। जो इंसेक्ट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स उनमें क्या रहते हैं, एक नेटवर्क रहता है ट्यूब्स का, जिसे ट्रकियल ट्यूब्स भी कहा जाता है। उससे वो रेस्पायर करते हैं या ब्रीथ करते हैं। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रहते हैं उनमें एक स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसे हम गिल्स कहते हैं, ये एक इनमें होता है, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होता है। और जो मोलस्क रहते हैं, मोलस्कस, उनमें वैस्कुलराइज बैग्स रहता है, उसे लंग्स कहा जाता है। ये इसके थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। और जो एम्फीबियंस है उनमें खासकर फ्रॉग्स, फ्रॉग्स कैसे करते हैं, फ्रॉग्स क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी करते हैं थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है। तो ये स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म, क्यूटिकल्स, इंसेक्ट, ट्रकियल ट्यूब्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, गिल्स, और मोलस्क्स जो रहते हैं वो वैस्कुलराइज बैग्स, जिसे लंग्स कहा जाता है। आप भी जब भी पढ़ रहे हो तो भी आप ऐसे स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या जहाँ पर भी ऐसा ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना होता है। तो सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो कि अपने अपर लिप्स के ऊपर जो दो ओपनिंग है नोज की, उन्हें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। वो उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन होता है थ्रू थ्रू लैरिंग्स इनटू ट्रकिया। ये ट्रकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड होता है।
किसमें डिवाइड होता है? एक राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई का डिवीजन होता है सेकेंडरी एंड टर्चरी ब्रोंकाई। उसके बाद में सेकेंडरी टर्चरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स फिर लास्ट में जाके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स देते हैं एक वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम अल्वियोलाई कहते हैं। ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो पार्ट है इसे कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग पार्ट। और अल्वियोलाई, अल्वियोलाई एंड अल्वियोलाई की जो डक्ट्स रहती है, अल्वियोलाई की डक्ट्स, इसे क्या कहा जाता है? रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी पार्ट। और इसका दूसरा नाम भी है, उसे एक्सचेंज पार्ट भी कहा जाता है, एक्सचेंज। तो जो ये कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या करता है? जो भी एयर हम इनहेल करते हैं, जो भी एयर हम इंस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, उसको क्या करता है? एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। और क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, और जो एयर का टेम्परेचर है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक, उसके लेवल तक लाता है। और ये जो रेस्पायरेटरी पार्ट है ये एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन के लिए, ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज के लिए ये प्राइमरी साइट है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखेंगे हमारे लंग्स कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं। हमारे लंग्स सिचुएटेड रहते हैं थोरेसिक कैविटी में। ये इमेज आपके बुक में नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने डाला है। तो जो लंग्स है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहते हैं। तो इसकी एनाटॉमी हम देखेंगे। तो डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे के साइड में क्या रहता है इसके, ये जो दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम रहता है। और आगे से वेंट्रली, वेंट्रली मतलब आगे से ये क्या है? ये स्टर्नम है। और लैटरली, लैटरली मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, क्यों? अवे फ्रॉम द स्टर्नम, सेंटर से अवे, उसे हम लैटरल साइड कहते हैं। तो लैटरली जो ये रिब्स है, ये रिब्स रहते हैं। और जो हमारा लोअर साइड है, तो लोअर साइड में यहाँ पे हमें एक डोम शेप्ड डायफ्राम रहता है। तो आपको एनाटॉमी समझ में आ गई। पीछे से डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम, लैटरली रिब्स, एंड बाय लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम। तो लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप ही ऐसा रहता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, कि मान लो अगर थोरेसिक कैविटी में कोई भी वॉल्यूम का चेंज होता है तो वो हमारे लंग्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि ये काफ़ी इसेंशियल है हमारे ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम में कुछ अल्टर नहीं कर सकते। इसलिए इसका एनाटॉमिकल सेटअप ही ऐसा बना हुआ है कि कोई भी चेंज अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में होता है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पल्मोनरी कैविटी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स है ये हम देखेंगे। रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप है। उसमें पहला स्टेप रहता है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच अल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। मतलब एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे, और जो हमारा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जब कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू जो बाय प्रोडक्ट हमारा CO2 बनेगा उसको हम रिलीज आउट करेंगे। ये हमारा रिस्पायरेशन का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जब हम सांस अंदर लेंगे, सांस अंदर लेने के बाद वो अल्वियोलाई तक जाएगा थ्रू ट्रकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ब्रोंकाई, उसके बाद में ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में अल्वियोलाई। जैसे कि हमने देखा है कि अल्वियोलाई ही प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, O2 एंड CO2 के लिए। तो जहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो हमारा सेकंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन्स। फिर एक्सचेंज होने के बाद तीसरा हमारा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू गैस का ट्रांसपोर्ट। जब ये ब्लड के थ्रू गैस का हमारा ट्रांसपोर्ट होगा तो एक्सचेंज भी होगा ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। तो हमारा चौथा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और एक्सचेंज होने के बाद हमारे सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और उनके बाद में फिर कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है CO2। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन
एंड रिलीज ऑफ CO2। तो टोटल ये 5 स्टेप हो गए। तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस रहते हैं। एक तो रहता है इंस्पायरेशन और एक रहता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, लंग्स में लेना, और एक्सपायरेशन रहता है कि जो अल्वियोलर एयर है उसको रिलीज आउट करना। तो समझ में आया, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी भी चीज को मूवमेंट होने के लिए ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब उधर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो जब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तब ही हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले सकेंगे। और जब हमारे लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जिसे हम कहते हैं लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, जो हाई हो जाएगा, जब हाई हो जाएगा तब हम ऑटोमेटिकली उसको एयर को रिलीज आउट कर देंगे। तो सांस को अंदर और बाहर लेने के लिए ग्रेडियंट का होना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस का होना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करेंगे। तो इस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करने के लिए डायफ्राम और 2 स्पेशलाइज मसल रहते हैं, जिसके इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं एक बार एनसीईआरटी को हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कैन ऑक्योर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, जो कम हो जाएगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब बाहर की प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम है तो एयर अंदर आ जाएगा, हम सांस लेंगे। सिमिलरली जब एक्सपायरेशन के वक्त क्या होता है, एक्सपायरेशन कब टेक्स प्लेस होता है, जब अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का जब बाहर के प्रेशर से हाई हो जाएगा तब हम एक्सपायर करेंगे। तो जो मैंने बताया था कि डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल से बिटवीन द रिब्स, देखो इस इधर आप क्लियरली देख सकेंगे, ये रिब्स है और ये रिब्स के बीच में जो मसल्स है, जो कि एक ग्रीन कलर में एरो किया हुआ है और एक येलो कलर में एरो किया है। येलो कलर में जो एरो किया है वो इंटरनल इंटरकोस्टल है और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, जो कि रिब्स के बीच में रहती है। ये क्या हेल्प करती है, ये जो अभी मैंने बताया, जो कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, उसको जनरेट करने में ये मसल्स हेल्प करती है। और इंस्पायरेशन कब इनिशिएट होता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इंस्पायरेशन करेंगे। और जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो क्या करता है, रिब्स को लिफ्ट करता है, रिब्स एंड स्टर्नम को लिफ्ट करके क्या करता है, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जब ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो क्योंकि थोरेसिक कैविटी में ही हमारे लंग्स है, तो थोरेसिक वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तब पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो हम फोर्सफुली, मतलब बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, इसे इंस्पायरेशन करते। जब जैसा कि हमने देखा कि डायफ्राम कांटेक्ट होता है, साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कांटेक्ट हो जाता है, तब ये थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, फिर प्रेशर कम हो जाता है, तो इंस्पायरेशन हो जाता है। वैसे ही जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएगा, तो ये स्टर्नम जैसा कि हमने देखा था कि स्टर्नम का भी मूवमेंट होता है, तो वो अपने रिलैक्सेशन के टाइम पे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो फिर पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर कम, जब
वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम सांस को एक्सहेल करेंगे, मतलब एक्सपायर करेंगे। समझ में आया? तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है? तो एवरेज, ऑन एन एवरेज हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं पर मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्रीथेज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और एक बात आपको याद रखनी है, जो भी अभी देखा हमने, जो भी वॉल्यूम, एयर का जो भी वॉल्यूम है, जो भी हम सांस अंदर बाहर करते हैं, इसको हम किससे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं इसको स्पायरोमीटर से। ये याद रखना है आपको, स्पायरोमीटर, जिससे हम हमारे पल्मोनरी फंक्शन, हमारा लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, ये हम किससे मेजर करते हैं, किससे एसेस करते हैं? स्पायरोमीटर से।